हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। करियर मेकर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अभिषेक सर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि तापमान और दाब के बढ़ने और घटने से पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग वाष्पीकरण के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन। ठीक है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि यदि हम तापमान को बढ़ाएं या घटाएं या दाब को बढ़ाएं या घटाएं तो पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। तो यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया है, क्या हमेशा ऐसा करना आवश्यक है। क्या बिना इसके किए तापमान को बढ़ाए या घटाए, दाब को बढ़ाए या घटाए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को नहीं बदलेगा। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्वथनांक के बारे में समझ चुके थे, जब द्रव अपनी एक किसी निश्चित तापमान पर उबलने लगता है तो इस प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। और वह निश्चित तापमान क्या था स्टूडेंट्स? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही द्रव पहुंचता है वह उबलना शुरू कर देता है और इसी को क्वथनांक कहते हैं। तो क्या आप अपने दैनिक जीवन से कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें द्रव क्वथनांक पर ना पहुंचे और वाष्प बदल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या इसका उत्तर है। जल को खुला छोड़ देने पर वह यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि स्टूडेंट, अगर आप कटोरे में जल लें और उसे बाहर रख दें सूर्य की रोशनी में, तो आप क्या देखेंगे, धीरे धीरे जल जो है वह वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि कटोरे में भरा हुआ जल समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जब हम कपड़े सूखने के लिए छत पे देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वह कुछ समय के बाद सूख जाता है। आखिर उसका पानी, उसके अंदर जो जल था वह कहाँ चला गया। दरअसल स्टूडेंट्स, वह जल जो है वह सूर्य की रोशनी से ऊष्मा प्राप्त करके, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करके वाष्पित हो गया, जिसके वजह से वह क्या हो गया, कपड़ा, गीला कपड़ा सूख गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ। एक तो पहला बताया गया कि जल को कटोरे में रख करके जब हम छत पर रख देते हैं, खुली जगह पर रख देते हैं, तो जल ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति में जल के साथ क्या हुआ। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण
होते हैं वह गतिशील अवस्था में होते हैं, वे रुकते नहीं हैं। तो जैसे ही एक कोई निश्चित तापमान दिया जाता है तो पदार्थ अपनी अवस्था को बदलने लगते हैं, क्योंकि उनके कणों में गतिज ऊर्जा जो होती है वह काफ़ी तीव्र हो जाती है। और यही इसी तीव्रता की वजह से जो कण एक दूसरे से जिस आकर्षण बल से जुड़े हुए रहते हैं उस आकर्षण बल को तोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसके वजह से उनके बीच की रिक्त स्थान जो है वह बढ़ जाती है और पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्वथनांक है, क्वथनांक किस तापमान पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तब जो द्रव है वह वाष्पित हो जाता है, उबलने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो क्वथनांक से भी कम तापमान पे जब द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगता है तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे कि वाष्पीकरण किस किस कारणों से प्रभावित होता है। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14। एक प्रणाली में 5 मिलीलीटर जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। एक प्रणाली लेना है, उसमें 5 मिलीलीटर जल लेना है, इसे खिड़की के पास रखेंगे या तो पंखे के नीचे रख देंगे। फिर खुली रखी चीनी की मिट्टी की प्याली में चीनी की मिट्टी की एक प्याली लेंगे, जो कि प्याली चीनी मिट्टी से बनी हुई होगी। उसमें 5 मिलीलीटर जल रख करके खिड़की के पास या पंखे के पास रख देंगे। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख देंगे। अभी तक हम लोगों ने खुली जगहों पर रखा था, खिड़की के पास या पंखे के पास। अभी क्या करना है? चीनी मिट्टी की प्याली लेकर के उसमें फिर से 5 मिलीलीटर जल लेंगे और उसे अब खुली जगह पे नहीं बल्कि अलमारी के अंदर रख देंगे। कमरे का तापमान नोट कर लेंगे, कमरा किस तापमान पे है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करेंगे। बारिश के दिन में भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण की निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। मतलब कि अगर खुला है, वायु उपस्थित है तो भी वाष्पीकरण हो सकता है। तापमान का प्रभाव, तापमान अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है तो भी वाष्पीकरण होगा द्रव में। और सतह अगर बढ़ा दिया जाए, जैसे कि हम लोगों ने कपड़े सुखाने में किया था, जब हम कपड़ा सुखाने में उसे फैला देते हैं सतह बढ़ जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे भी वाष्पीकरण संभव है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। वाष्पीकरण की दर मतलब वाष्पीकरण होने की संभावना। कैसे वाष्पीकरण होने ज़्यादा होने लगता है? सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण संभव है। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया मतलब क्षेत्र बढ़ा देने वाली। क्षेत्र अगर बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे अगर हम लोग गीला कपड़ा है, अगर उसे बिल्कुल एक जगह इकट्ठा करके छोड़ दें तो वह नहीं सूखेगा, लेकिन जब उसे हम फैला देते हैं तो वह जल्दी सूख जाता है। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम सतह बढ़ा दें, उसका क्षेत्र बढ़ा दें तो वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, अगर तापमान ज़्यादा है, गर्म ज़्यादा है तो क्या होगा? द्रव जो है वह वाष्प में जल्दी बदलेगा। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता मतलब नमी बनी। यदि
वायु जो है काफ़ी नमी हो, जिसमें जैसे कि बारिश के समय में नमी होता है, वही है आर्द्रता की कमी, आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जो जलवाष्प जो जल जो वाष्प जो है वह द्रव जो वाष्प के रूप में परिवर्तित हुआ है, तो वह वाष्प जो है वह जल को लिए हुए है, जिसे कहते हैं जलवाष्प। तो जलवाष्प की मात्रा, वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है उसी को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर स्टूडेंट्स वायु में नमी होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण संभव नहीं है, क्योंकि उसमें वायु का होना, तापमान गर्म होना यह जरूरी है। अगर नमी होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, अगर वायु काफ़ी तेज़ चल रहा है तो भी हम देखते हैं कि तेज़ वायु में भी गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा कैसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो गीले कपड़ों में जो द्रव के कण हैं, तेज वायु में क्या होता है, वे कण बाहर चले जाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। वायु के साथ वे उड़ जाते हैं। वायु काफ़ी तेज आती है तो वो द्रव के कण को लेके उड़ जाता है, जिससे क्या होता है, कपड़े सूख जाते हैं। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वह वायु तेज जा रहा है, जिसमें कपड़ों में जो उपस्थित जल है वह वायु के साथ उड़ जाता है, जिससे जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? अब हम लोग समझेंगे स्टूडेंट कि अगर वाष्पीकरण हो रहा है तो कैसे शीतलता होती है। जैसे कि गर्मी के समय में, अभी गर्मी का समय है, तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कितने लोग छत पर पानी डालते हैं। जब काफ़ी सूर्य की गर्म रोशनी की वजह से शाम के समय में जब उस पे छत पर पानी दिया जाता है तो काफ़ी देखते होंगे आपकी धुआं धुआं जैसा उठता है। वह दरअसल क्या होता है, वाष्पीकरण हो रहा है। वह छत पूरा गर्म था, तापमान काफ़ी अधिक था, उस पे द्रव छिड़का गया, तो वह द्रव जो होता है, द्रव के कण जो होते हैं उस तापमान की वजह से काफ़ी तीव्र हो गए, और इतने तीव्र हो गए कि वो कण जो होते हैं अपने आकर्षण बल को तोड़ लिया और वे द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो गए। वह भाप दिखता है। और इस दौरान क्या होता है कि जब वह गैस, क्योंकि उस जो वाष्प है, हम जान रहे हैं कि वह वाष्प जल से बना हुआ है, तो वह जल वाष्प जो होता है वह ऊर्जा लिए हुए है। द्रव से हमने ये भी देखा था कि जिस समय द्रव वाष्प परिवर्तित होता है तो द्रव के कणों की अपेक्षा वाष्प के कणों में ऊर्जा अधिक होता है, तो वो ऊर्जा वो लेकर के ऊपर उठते हैं। और क्या होता है कि द्रव में ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास के ऊर्जा को, आसपास से ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। तो आसपास से ऊर्जा के जो है वह द्रव में चली जाती है, जिसके वजह से जो आसपास की जो ऊर्जा थी वह घट जाती है। ऊर्जा घट जाती है तो हमें ठंडक महसूस होता है, यही वजह है। तो चलिए देखते हैं कि किताब क्या कहता है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। जो खुला हुआ बर्तन है जिसमें द्रव रखा जाता है उसमें हमेशा वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। जब वाष्पीकरण होगी, इस दौरान जो हमने अभी तुरंत बताया था कि जो वाष्पीकरण होगा तो उसमें जो वाष्प है वो अपने साथ ऊर्जा को लेकर के जाएगा। तो उसके दौरान जो ऊर्जा कम होगी तो उसको प्राप्त करने के लिए जो द्रव है उसके कण आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है ना। इसको समझे थे अभी हम लोग। जब आप एसीटोन या नाखूनों को की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है। देखते होंगे कि जो महिलाएं नेल पॉलिश लगाती हैं तो नेल पॉलिश को हटाने वाला नेल पॉलिश रिमूवर लगाने पर
वहाँ पर जो है जैसे ही वो लगाती है नाखूनों पर तो उन्हें काफ़ी ठंडक महसूस होता है। सेम वही का होता है जो अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। वाष्पीकरण हुआ, वो वाष्प अपने साथ ऊर्जा को लेके जा रहा है, ऊर्जा वाष्प में चला गया है, जिसके वजह से उस द्रव में, जो द्रव के कणों में ऊर्जा कम हो गया। अब वह क्या करेगा, अपने आसपास से ऊर्जा को ग्रहण करेगा, और जैसे ही वह अवशोषित करेगा आसपास की ऊर्जा को, शीतलता हो जाएगी, मतलब ठंडक महसूस होगा। इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया स्टूडेंट अभी तुरंत। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा के बारे में हम लोग जान चुके हैं। गुप्त ऊष्मा स्टूडेंट मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, वह ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ठीक है, क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? हम देखते हैं स्टूडेंट्स की गर्मियों में लोग सूती कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और सफ़ेद कपड़ा। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है कि द्रव के सतह के जो कण होते हैं हमारे शरीर से या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी में क्या होगा कि पसीना आएगा, और वह क्या होगा, वाष्प जो पसीना है वह द्रव का जो कण है, पसीना जो है द्रव है, तो द्रव का कण जो होता है वह ऊर्जा जैसे ही प्राप्त करेगा वह वाष्प में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा मतलब गुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। तो वही क्रिया होगा स्टूडेंट्स कि वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के बाद फिर जो है वो वाष्प ऊर्जा लेकर ऊपर जाएगा, फिर द्रव के कण जो होते हैं वहाँ ऊर्जा कमी हो जाएगी, वह आसपास के क्षेत्र से अपना ऊर्जा अवशोषित करेगा, और जैसे ही वो आसपास से ऊर्जा अवशोषित करेगा तो हमें शीतलता महसूस होगी। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो सूती कपड़ा क्या करता है, वह जल का अवशोषण अधिक करता है। अगर जल का अवशोषण अधिक करेगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण होगा तो हमें शीतलता महसूस होगी। इसलिए क्या होता है कि गर्मियों में सूती कपड़े लोग पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। बर्फीले जल से बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, जब हमारे घर में गेस्ट आता है, हम लोग उन्हें ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र करते हैं। तो जैसे ही गिलास में ठंडा पानी फ्रिज से निकाला हुआ या फिर कोल्ड ड्रिंक हम टेबल पे रखते हैं, तो थोड़ी देर में क्या देखते हैं, गिलास के ऊपरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें नज़र आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में समझेंगे। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। जो वायु में उपस्थित जलवाष्प है उसमें भी अपनी ऊर्जा है, वह जैसे ही ठंडे पानी के संपर्क में आती है वह ऊर्जा कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। हम लोग स्टूडेंट जानते हैं कि तापमान यदि घटा दे तो क्या होगा, गैस द्रव में बदल जाता है।
तो यही होता है जब हम ठंडा पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक वहाँ रखते हैं, तो जो वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है, उसकी ऊर्जा उस ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम हो गया, जैसे ही कम हुआ, तापमान कम हुआ, तो वो जलवाष्प जो गैस है, वह गैस किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और जैसे ही द्रव में बदल जाएगा तो यह हमें जल की बूंदों के रूप में गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई पड़ेगा। तो तापमान यहाँ कम हुआ क्योंकि ठंडे पानी के संपर्क में आया। ठंडे पानी के संपर्क में आने पे जो जलवाष्प की ऊर्जा है वह कम हो गई, तापमान कम हुआ, गैस द्रव में परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से गिलास की बाहरी सतह पर यह जल की बूंदों के रूप में दिखाई पड़ता है। अब एक टॉपिक बच गया है आपका, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है स्टूडेंट्स? दरअसल हम लोग पदार्थ की कितनी अवस्थाओं के बारे में जानते हैं? 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, जो कि हमने इस अध्याय में जान लिया है। इसके अलावा भी 2 अवस्था और है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अवस्था, उनके अनुसार पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव और गैस तो हैं ही, इसके अलावा 2 कौन है? एक तो है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा। दूसरा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यह 5वीं अवस्था है। तो देखिए प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में समझते हैं। प्लाज्मा इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा अवस्था जो होता है स्टूडेंट, इस अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वह काफ़ी अधिक ऊर्जा वाले होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, मतलब गतिशील काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत गैस का मतलब हुआ आवेशित गैस, जिसमें हम लोग कहते हैं धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। तो ये आवेशित होते हैं, आवेशित गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो हम लोगों का ट्यूबलाइट है, घर में आपने देखा होगा वाइट कलर का, तो वो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है। नियॉन बल्ब येलो कलर का होता है, जिसमें हम लोग सजावट के लिए उसको यूज़ करते हैं। लैंप वगैरह में भी, जो टेबल लैंप होता है उसमें भी लगाया जाता है नियॉन बल्ब, तो उसमें प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि नियॉन बल्ब में नियॉन गैस दिया जाता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। ठीक है, जब इसमें विद्युत ऊर्जा डाला जाता है तो यह जो गैस है तो यह काफ़ी ज़्यादा आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। प्लाज्मा ही है जिसकी वजह से सूर्य और तारे भी चमकते नजर आते हैं। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तापमान काफ़ी उच्च होता है। तो प्लाज्मा क्या हुआ स्टूडेंट्स? यह एक गैसीय अवस्था होती है। ऐसी गैसीय अवस्था जब इसमें विद्युत ऊर्जा दिया जाता है तो यह गैस काफ़ी, इसके गैस के जो कण होते हैं यह काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं और अधिक उत्तेजित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, यह इसी आवेशित हो जाने की वजह से क्या होता है, एक और अवस्था का जन्म होता है जो कि है प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, अब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को समझते हैं। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस, इन्हीं के नाम पे बोस और आइंस्टाइन के नाम से अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं, इन दोनों के नाम से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसे कहा गया है, ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। इन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, उल्फगैंग केट रले और कार्ल ई वेमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC
तैयार होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार होता है। इसमें एक वेबसाइट का दिया गया है www.kemforkids.com पर लॉग ऑन करके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि इसमें पहले वाले प्लाज्मा में जो गैस अवस्था में था, यह पदार्थ जो गैसीय अवस्था में था, उसमें विद्युत ऊर्जा दे करके उसकी गैसीय अवस्था को और ज़्यादा आवेशित किया गया था, तब यह प्लाज्मा प्राप्त हुआ था। वहीं बोस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होता है, यह वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग कि जित से भी कम घनत्व वाले गैस को जब किसी बहुत ही कम तापमान पे ठंडा गया था, जहाँ वहाँ पे आवेशित किया गया था, उसका तो विद्युत ऊर्जा दिया गया था, वहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, तापमान घटा करके इसे ठंडा किया गया है। जब ठंडा किया जाता है तब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तैयार किया होता है। ठीक है, इस तरह से ये वाष्पीकरण यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसी के साथ यह अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ भी समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आपको अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको मिल जाए। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।